हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग अमीन का किस्तवार का सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं अमीन कोर्स के लिए। ये वीडियो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जिन कैंडिडेट या जिन व्यूअर्स ने अमीन का कोर्स करने का सोच रहा है या कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत एक यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि इन्हीं सभी प्रश्नों से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो किस्तवार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस और यूज़फुल वीडियो है और आपका ये पोस्ट क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंस रहेंगे। तो देखिए अमीन का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अमीन किसे कहते हैं। अमीन किसे कहते हैं यहाँ पे देखिए। तो अमीन एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ईमानदार आदमी होता है। वैसे व्यक्ति जो ईमानदार के साथ और सच्चाई से किसी भी सरजमी या भूखंड का मापी करता है और उसका हुबहू नक्शा बना देता है, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीन को ज़मीन का डॉक्टर क्यों कहते हैं। तो आप जानते ही, जैसे डॉक्टर क्या बीमार का यहाँ पे चेकअप करता है, तो ये जो हम लोग का अमीन जो है, जो ज़मीन का जो बीमार होता है या लड़ाई झगड़ा होता है जो हमारे समाज में होती है, वो सुलझा देता है। तो जिस तरह रोग तथा बीमार का इलाज एक डॉक्टर या वैद्य के पास होता है, ठीक उसी प्रकार ज़मीन संबंधी सभी जानकारी एक कुशल अमीन के पास होता है। इसलिए अमीन को ज़मीन का डॉक्टर कहते हैं। वो ज़मीन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है वो अमीन सॉल्व करती है मैक्सिमम, इसलिए अमीन को ज़मीन का डॉक्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्ज़ाम में। तो देखिए अमीन को समाज में क्या दायित्व दिया जाता है या होता है। तो यहाँ पे देखिए, वो अमीन कुशल अमीन तब कहलाता है जब अपने ऊपर दिए गए या दिए हुए कार्य को या जिम्मेवारी को सही से पूरा करे। इसको हम लोग कुशल अमीन मानेंगे, है ना। उसका दायित्व सही से काम करना, समाज को विश्वास दिलाना, है ना, खुश करना कि उसका जो ज़मीन से रिलेटेड जो उसका लड़ाई झगड़ा रहता है उसको सॉल्व कर देना। अमीन को चाहिए कि ऊंचे नीचे बड़े छोटे या भेदभाव न रखकर किसी भी सरजमीन को सही और दुरुस्त माप कर उसका खतियान या नक्शा तैयार कर देना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए, अमीन अपने आचरण से अपने मौजा का किसानों का दिल जीत लेना चाहिए तथा अपने कार्यभार को बेखूबी से निभाना चाहिए। यह दायित्व अमीन के कंधे पर बहुत ही ज़बरदस्त होता है ना। ये सब अमीन की दायित्व होती है समाज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और आने की संभावना एग्ज़ाम में बहुत 99% है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे किया है, सर्वे शब्द से आप क्या समझते हैं। तो ज़मीन या सरजमीन के किसी भी भूभाग को नियमानुसार माप कर नक्शा बना देने को ही हम लोग सर्वे कहते हैं। यानी ज़मीन या सरजमीन के किसी भी भूभाग को नियमानुसार माप कर नक्शा बना देने को ही हम लोग सर्वे कहते हैं, जिसके माप को सरकारी पैमाने के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सरकारी माप कुछ दी हुई है, 16 इंच बराबर 1 मील होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह माप निर्धारित की गई है। उसके बाद देखिए 32 इंच बराबर 1 मील जो घनी आबादी क्षेत्र के लिए होती है। उसके बाद 64 इंच बराबर 1 मील जो मेट्रो सिटी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है। उसके बाद देखिए, वैसे तो सर्वे में हर वस्तु का माप किया जाता है, जैसे पेड़ पौधों, सजीव निर्जीव, हवा, धूप, पानी, वर्षा इत्यादि। सर्वे का सही अर्थ क्या होता है, जांचना या परीक्षा लेना होता है। किसी वस्तु का वैसा कार्य करना जिससे वस्तु का पूर्ण जानकारी, लाइट बंद हो गई, पूर्ण जानकारी आम जनता को मिल सके, है ना।
उसके बाद देखिए नीचे थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में मनुष्यों का सर्वे के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मनुष्य में स्त्री पुरुष की पूर्ण संख्या की जानकारी होनी चाहिए, है ना। सर्वे जब होती है ना, मनुष्य की सारी चीज़, मनुष्य से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या सब जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कितने स्त्री तथा पुरुष है इसकी जानकारी, इसमें कितने शिक्षित और अशिक्षित है इसकी जानकारी, इसमें कितने विवाहित और अविवाहित हैं इसकी जानकारी, इसमें कितने युवक और युवतियाँ हैं इसकी जानकारी, इसमें कितने रोजगार या बेरोजगार वाले हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए, इसमें कितने बच्चे या कितने वृद्ध है इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना, सर्वे में। उसके बाद देखिए सर्वे के इतिहास के बारे में वर्णन करें। सर्वे के इतिहास के बारे में वर्णन करने के यानी कब कब सर्वे हुई, ये सब के बारे में भी यहाँ पे बताना होगा। सर्वे के इतिहास, तो यहाँ पे देखिए सर्वे के इतिहास क्या है। तो अंग्रेजी शासन के पूर्व मुस्लिम शासक के समय ज़मीन की वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसे कि किसान या रियायत अपनी ज़मीन को अपना कर सके, है ना। वैसी व्यवस्था नहीं थी कि किसान अपना ज़मीन को अपना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस शासन के दौरान कोई भी ज़मीन रियायत को स्थायी रूप से बंदोबस्ती नहीं की जाती थी, है ना। स्थायी रूप से ज़मीन की बंदोबस्त नहीं होती थी, इसीलिए किसान या रियायत अपनी ज़मीन को अपना नहीं कर सकते थे। और उसके बाद देखिए उसे किसी की सरजमीन कुछ दिनों के लिए लिया जाता था, ये लिया जाता था। यही कारण था कि किसान या रियायत उस ज़मीन पर खास खर्च नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि जो ज़मीन आज उसका है वो किसी दूसरे रियायत को ना दे दे, है ना, ये डर रहा था। और दूसरा कारण यह भी था कि यदि उस ज़मीन में ज़्यादा फसल होती है तो कहीं ज़्यादा लगान देना ना पड़े, ये भी डर रहता था उनके पास। उसके बाद देखिए मुस्लिम शासन के बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। मुस्लिम शासन के बाद अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई थी। तब अंग्रेज़ों ने देखा कि इस विधि व्यवस्था के मुताबिक कर लेना या टैक्स लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना, और पूर्ण रूप से कर या लगान नहीं वसूल कर पाएंगे। तो उसके बाद जो मुस्लिम शासक के बाद जो अंग्रेज़ों शासन आई और अंग्रेज़ों ने उस वर्तमान स्थिति को देखा कि इस व्यवस्था में हम लोग अच्छे से कर नहीं वसूल कर पाएंगे। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए अंग्रेज़ों ने 1883 ईस्वी में जमींदारों के अधीन वाले ज़मीन का क्या अस्थायी रूप से बंदोबस्ती कर लिया, है ना। और उसके बाद 1850 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कानून लगान टेंडेंसी एक्ट नामक नियम पारित किया, जिसके अनुसार आज भी सर्वे बंदोबस्ती जारी है। इसी नियम के तहत किसान को एक अधिकार दिया जाता है, क्या, यहाँ पे देखिए ज़मीन पर अस्थायी बंदोबस्ती की अधिकार दी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सर्वे करते समय अमीन को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, है ना, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो किसी भी सरजमीन को सर्वे करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए अमीन को। तो देखिए पहला क्या है, प्रत्येक अमीन को चाहे सूरज उदय के पहले उठकर अपनी नींद क्रिया से निपट लेना चाहिए। अपना जो नींद क्रिया होती है नींद लेने का, वो सूरज उठने से पहले उसको पूरा करना चाहिए। अमीन को समय का मतलब को भली-भांति समझना चाहिए। इन्हें टाइम का जो वैल्यू है वो उस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अमीन के सर्वे करने से पहले या पलट, यहाँ पे प्लट ऐसे होता है, प्लट पर जाने से पहले अपना यंत्र या औजारों को भली-भांति जांच कर लेना चाहिए, है ना। यदि यंत्र में किसी प्रकार का त्रुटि हो यानी खराबी हो तो समय रहते ही ठीक कर दे। यदि ठीक करना उसके बस की बात नहीं है तो क्या करेगा, तो कार्यालय जाके उसे बदली कर लेना चाहिए, है ना। सरकारी अमीन होता है तो
वो अपना ऑफिस जाके वो क्या करेगा, कार्यालय जाके वो चेंज कर लेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या करेगा। उसके बाद देखिए कि अमीन जब किसी सरजमीन पर पैमाइश करे यानी माप करे, तब अपने लीडर या फॉलोअर को यह हिदायत दे कि एक जरीब लेकर चले तो एक दूसरे को छिपाते हुए आगे बढ़े ताकि जरीब सीधा चले। मतलब एक आदमी आगे चल रहे हैं, मतलब 2 आदमी 3 आदमी चल रहा है, तो एक दूसरे को छिपाते हुए सीधे सीधे उसका पीठ दिखाई दे, तब जरीब जो यानी चैन जो होते हैं वो सीधा खींचता है। उसके बाद पैमाइश करते समय अमीन को चाहिए अपने लीडर या फॉलोअर के हाथ में 10 झंडी दे दे, मतलब झंडा लेके चलेंगे, है ना। और अपने लीडर को बता दे कि जहाँ भी जरीब की लंबाई ख़त्म होगी यानी चैन की लंबाई ख़त्म होगी, वहाँ पर एक सूजा गाड़ दे यानी झंडा गाड़ दे, क्योंकि बाद में माप करने में अंकित करने में मतलब गड़बड़ी ना हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अमीन जब भी कोई नक्शा बनाए तब वो केवल एक पेंसिल का ही उपयोग करे, क्योंकि अगर वो फिक्स्ड ना हो तो वो करेक्शन कर सके, फिर सुधार कर सके। अगर एक पेन में बनाएंगे तो वो सुधार नहीं कर सकते, अगर पेंसिल में रहेगा तो वो सुधार किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, जब भी किसी की सरजमीन का पैमाइश कर रहा है तब यह ध्यान रखे कि यदि उस खेत में किसी प्रकार की फसल लगी हो तो उसे बर्बाद भी ना करे, है ना। उसके बाद देखिए, अमीन जिस प्लॉट का पैमाइश कर रहा है उसकी सूचना अपने कार्यालय में दे दे। अपने से ऊंचे पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए यानी बता देना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए, अमीन को रुपये पैसे की लालच में या आपसी रंजिश से अनुचित काम जो समाज के लिए और नियम अनुसार के तहत सही नहीं वो नहीं करना चाहिए, है ना। पैसा की लालच में या किसी विवाद के या रंजिश के अनुसार उसको नहीं करना चाहिए खराब चीज़। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यदि अमीन किसी प्रकार किसी सरजमीन की पैमाइश कर रहे हैं और दिशा के बारे में भ्रमित हो तो दिशा सूचक यंत्रों का सहारा लेना चाहिए। दिशा सूचक यानी नॉर्थ कंपास होती है जो दिशा बताती है कौन सा दिशा किधर है। यदि अमीन को पैमाइश के दौरान कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसे घबराना या भागना नहीं चाहिए, अपने से ऊंचे पदाधिकारियों की मदद लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, जब भी अमीन किसी सरजमीन की पैमाइश कर रहे हैं तो उसे सरजमीन पर एक काल्पनिक केंद्र मान लेना चाहिए और वहीं से पैमाइश करना चाहिए, यानी एक काल्पनिक बिंदु लेके वो वहाँ से पैमाइश करना चाहिए, मापना शुरू करें। जब भी अमीन किसी प्लॉट या सरजमीन की सर्वे कर रहे हैं तो अपने कार्यालय को यह अधिकृत सूचना दे दें कि उमुक तारीख यानी एक लगभग डेट उनको देना पड़ेगा कि मेरा पैमाइश कार्य चलेगा, कि इतना से इतना तक मेरा चलेगा, सर्वे का कार्य समाप्त होने की संभावना, यानी लगभग उनको एक ड्यूरेशन बताना है कि इतना तारीख से इतना तक मेरा ये काम चलेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितने वर्षों के बाद सर्वे किया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद सर्वे किया जाता है। तो साधारणतः यानी नियम अनुसार की यहाँ पे बात की जाए तो किसी भी क्षेत्रफल यानी मौजा का सर्वे 20 या 30 वर्षों के अंदर हो जाना चाहिए ना। कुछ ही समय के बाद मौजा के सीमाने में परिवर्तन हो जाते, क्योंकि कुछ ही समय के बाद क्या होता है, 10-20 साल के बाद क्या होता है, वो सीमाने जो वो परिवर्तन हो जाती है। कहीं पक्का मकान बनती है, कहीं पक्का तालाब बनती है, को रेल लाइन भी लगती है, कहीं ऐसे बहुत मंदिर मस्जिद भी बन जाती हैं। तो क्या होता है, वो जो पहले का क्षेत्रफल का जो ये रेखांकित होती है सीमा वगैरह वो सब मिट जाती है। जैसे कि एक तालाब जहाँ पे रहता है वो मान लीजिए उसको तालाब को प्लेन किया जाता है तो वहाँ पे पता नहीं चलता है कि कहाँ पे कच्चा तालाब होती है, तो वो मिट जाती है। अगर कोई ऐसे भी होता है ये किया जाता है।
प्लान किया जाता तो नहीं पता चलता है कहाँ पे था। तो इस केस में यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 20 से 30 वर्षों के अंदर क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपका सर्वे करना चाहिए। लेकिन सरकार किसी कारणवश कभी कभी नहीं कर पाती है, लेकिन करना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए अभी तो कितने प्रकार की सर्वे किए गए हैं, परिचय दे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, अभी तो कितने प्रकार की सर्वे की गई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। अब तक 4 प्रकार के सर्वे किए गए हैं जो निम्नलिखित है। तो पहला सर्वे हम लोग का हुआ था थाक वस्त्र या थाक वस्त्र सर्वे, है ना, थाक वस्त्र यहाँ पे सर्वे हुआ था। थाक वस्त्र सर्वे हुआ केवल बस्तियों का सर्वे और क्षेत्रों के आकार के अनुसार एक फर्जी मैप बनाकर उसके अनुसार खेसरा नंबर या खतियान का रकबा, क्षेत्रफल और अधिकारियों का नाम लिखा जाता था उस पेपर में, है ना। यह कार्यक्रम सन कितना से 1761 ईस्वी से प्रारंभ कर 1793 ईस्वी में समाप्त किया गया। उसके बाद सेकेंड सर्वे हम लोग का आता है, यहाँ पे रेवेन्यू सर्वे आती है। यहाँ पे थाक वस्त्र सर्वे के बाद हम लोगों का सेकेंड सर्वे आती है। सेकेंड सर्वे हम लोग आती है रेवेन्यू सर्वे। इस सर्वे में बस्ती का सीमाना या बॉर्डर्स 4 गज बराबर 1 मील पर बनाया गया। इसमें प्रमुख स्थान में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, चरागाह, गुरुद्वारा और घाटी सब होती है, कब्रिस्तान ये सब होती है इत्यादि के लिए जगह छोड़ा गया था। ये सब जो स्थान है ये सब जगह के लिए स्थान छोड़ा गया था यानी रेवेन्यू सर्वे में। इस सर्वे का कार्य कब से कब तक चला, 1842 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1840 ईस्वी में समाप्त किया गया। इसमें प्रत्येक बस्ती का मौजा को एक एक नंबर दिया गया जो आज भी थाना नंबर से जाना जाता है, यानी रेवेन्यू सर्वे के द्वारा जो नंबर दिया गया था वो नंबर अब थाना नंबर से जाना जाता है। उसके बाद 3rd नंबर सर्वे आती है कैडेस्ट्रल सर्वे। यह सर्वे सन 1911 ईस्वी से प्रारंभ कर 1929 ईस्वी में समाप्त किया गया। इस सर्वे को ही पैमाइश का सही रूप माना गया, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे को ही यहाँ पे माप करने का सही रूप माना गया। इस सर्वे में भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ पैमाने निर्धारित की गई थी कि इसमें ही 16 इंच बराबर 1 मील, इंग्लिश में माइल लिखा हुआ है, हिंदी में मील का पैमाना निर्धारित की गई जो ये है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और ये वाला 32 इंच बराबर 1 माइल का पैमाना ये घनी आबादी क्षेत्र सिटी के लिए कह सकते हैं, और मेट्रो सिटी के लिए ये वाला 64 इंच बराबर 1 माइल का पैमाना बनाया गया। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट सर्वे आती है नंबर 4 नंबर, यहाँ पे आती है रिवीजन सर्वे, है ना, रिवीजन सर्वे। यह सर्वे हाल ही के वर्षों में ही प्रारंभ किया गया, लेकिन हाल ही में नहीं हुए है, कुछ टाइम हो ही चुका है, बहुत साल हो गया है, लेकिन हमारे आंसर में इसे ही लिखना है यह सर्वे हाल ही के वर्षों में ही प्रारंभ किया गया। इस सर्वे में कैडेस्ट्रल सर्वे को पुनः निरीक्षण किया गया, है ना। कैडेस्ट्रल सर्वे को यहाँ पे पुनः निरीक्षण या जांच के आधार पर किया गया। ये सर्वे के अनुसार जो नक्शा बनाया जाता है उसे ब्लूप्रिंट के आधार पर बदल दिया जाता है। इस सर्वे के अनुसार जमीन पर बदल या खरीद बिक्री या बंटवारे का भी जिक्र शामिल किया गया। इन्हीं सभी प्रक्रिया के आधार पर रेवेन्यू सर्वे का कार्य चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं कि किस राजा के शासनकाल में सर्वे प्रारंभ हुआ तथा सर्वे का जन्मदाता कौन है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार आया है क्वेश्चन में।
तो सर्वप्रथम सर्वे का कार्य बादशाह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुआ तथा उसका जन्मदाता टडरमल थे, है ना। अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में से टडरमल एक रत्न थे, है ना। बादशाह अकबर उसके कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए उन्होंने यह आदेश दिए, जमीन के बंदोबस्ती कर किसानों को जमीन मुहैया कराए। उससे पहले बादशाह अकबर और दरबारियों के बीच कई बार इस विषय पर कार्य करने की चर्चा की गई, परंतु कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। इस कार्य के प्रति असमंजसता जताई। तब अकबर ने टडरमल को इस कार्य को करने की कहा। टडरमल ने अपने कुशाग्र बुद्धि परिचय देते हुए कुछ हाथ का ये किया माप बनाकर वो कुछ यहाँ पे दिया था का निर्माण किया, और इसी मतलब यहाँ पे कुछ माप दिया कि पैमाइश या मापी को आधार मानकर किसानों को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए जमीन की बंदोबस्ती की गई, और इन्हीं कारणों के वजह से टडरमल को सर्वे का जन्मदाता कहा जाता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कितने जिलों में कैडेस्ट्रल सर्वे तथा रेवेन्यू सर्वे हुआ है तथा इसका एग्जीबिशन किया है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए स्थान का नाम है कैडेस्ट्रल सर्वे, रिवीजन सर्वे। तो यहाँ पे संथाल परगना में देखिए 1878 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे चलती है। उसके बाद रिवीजन सर्वे यहाँ पे 1908 से 1912 तक। उसके बाद संबलपुर में देखिए 1885 से 1889 मतलब 1889 ईस्वी है, यहाँ पे देख सकते हैं 1889 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए 1902 से 1906 ईस्वी यहाँ पे रिवीजन सर्वे होती है। उसके बाद यहाँ पे कट्टरपुरी में देखिए यहाँ पे 1890 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद रिवीजन सर्वे 1906 से 1925 ईस्वी तक। मजफ्फरपुर में देखिए 1892 से 1895 ईस्वी तक। उसके बाद रिवीजन सर्वे कितना से कितना था 1963 से 1966 ईस्वी तक। मोतिहारी में देखिए 1893 से 1896 ईस्वी तक, और यहाँ पे रिवीजन सर्वे 1906 से 1913 ईस्वी तक। छपरा में देखिए उसके बाद 1894 से 1897 ईस्वी तक चला है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, और यहाँ पे रिवीजन सर्वे 1911 से 1914 ईस्वी में। दरभंगा में देखिए 1895 से 1898 ईस्वी तक, और यहाँ पे रिवीजन सर्वे 1965 से 1968 ईस्वी तक। उसके बाद सिंहभूम कोल्हान में 1897 से 1900 ईस्वी तक आपका चला। उसके बाद सिंहभूम में यहाँ पे रिवीजन सर्वे नहीं हुई है, जो अभी झारखंड में पड़ता है, पूर्णिया। उसके बाद देखिए 1909 से 1904 ईस्वी तक यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे होती है, और यहाँ पे रिवीजन सर्वे 1952 से 1960 तक होती है। उसके बाद भागलपुर में देखिए 1902 से 1905 ईस्वी यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे होती है। उसके बाद रिवीजन सर्वे 1965 से 1968 ईस्वी। उसके बाद देखिए आरा शाहबाद में यहाँ पे देखिए आरा में 1907 से 1911 ईस्वी तक, और 1962 से 1966 ईस्वी इसका रिवीजन सर्वे है। गया में देखिए यहाँ पे 1911 से 1915 ईस्वी, और 1965 से 1969 ईस्वी यहाँ पे देखिए रिवीजन सर्वे होती है। पारसनाथ ये हम लोग का झारखंड का एरिया है। झारखंड का पारसनाथ ये कि 1906 से 1911 ईस्वी में आपका कैडेस्ट्रल सर्वे होती है, और रिवीजन सर्वे नहीं हुई है जैसे का तैसा है। उसके बाद देखिए रांची 1902 से 1908 तक कैडेस्ट्रल सर्वे होती है, और 1964 से 1965 भी यहाँ पे रिवीजन सर्वे होती है। मुंगेर 1905 से 1908 यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे होती है, और यहाँ पे रिवीजन सर्वे नहीं होती है। उसके बाद
अंगुल में आप 1905 ईस्वी में इसका कैडेस्ट्रल सर्वे होती है और रिवीजन सर्वे अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद देखिए पटना में 1907 से 1911 ईस्वी में इसका कैडेस्ट्रल सर्वे हुई है और इसका रिवीजन सर्वे ड्यू है, नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मानसमी में 1908 से 1921 में कैडेस्ट्रल सर्वे होती है और रिवीजन सर्वे नहीं हुए है। हजारीबाग में देखिए यहाँ पे 1908 से 1915 ईस्वी में आपका यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे होती है और 1916 से कुछ साल तक यहाँ पे चला था हजारीबाग में, लगभग 64 तक, है ना। और उसके बाद नहीं हुई है, रिवीजन सर्वे हुई है यहाँ पे हजारीबाग एरिया में। अन्य स्थल में उसके बाद अन्य स्थल में भी हुई है यहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे, यहाँ पे देख सकते हैं 1908 से 1925वीं। और जैसे भी कोल्हान की बात हो रही, जमशेदपुर एरिया इधर भी 1964 तक ही हुआ है, 1964 लास्ट 1964 को ही हुआ है। उसके बाद देखिए जंगल की पैमाइश मापी करते समय ढोल क्यों बजाया जाता है। यहाँ पे जंगल की पैमाइश यानी जंगल क्षेत्र जहाँ पे झाड़ी जंगल होती है ना, वहाँ पे मापी करते समय, पैमाइश करते समय क्यों ढोल बजाया जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो जंगल की मापी करते समय ढोल बजाने से क्या होती है, अगर उस जंगल में किसी प्रकार की हिंसक जंतु मतलब खतरनाक जंतु जो होते हैं हो, वो इस शोर मतलब उस आवाज़ से सुनकर वो भाग जाता है और आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, भाग जाएगा, है ना। अगर नहीं बजाने से, आवाज़ नहीं करने से वो छुपा रहेगा और आम आदमी को वहाँ पे जाएंगे तो नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण यहाँ पे ढोल नगड़े बजाया जाता है पैमाइश करने से पहले। पैमाइश करते समय ढोल बजाने से अगल बगल वहाँ यहाँ अमीन को सूचना मिल जाता है और उस आसपास के आदमी को भी पता चलता है कि यहाँ पे मापी हो रही है, यहाँ पे पैमाइश की जा रही है। वो लोग भी सामने आते हैं देखने के लिए की ज़रूरत कोई सुनिश्चित कार्य या अधिक से अधिक आदमी जुड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरह से अधिक आदमी आवाज़ सुन के वहाँ पे जुड़ते हैं, जिसमें विवाद होने की संभावना कम होती है। अगर ज़्यादा आदमी रहेंगे तो ज़्यादा आदमी का मतलब दिमाग रहेगा और वहाँ पे झगड़ा नहीं के बराबर होती है। उतना आदमी के सामने कौन झगड़ा जाएगा, हिम्मत नहीं होगा और आमीन आसानी से मापी कर सकते हैं। अगर एक दो आदमी अकेला में मापी करेगा तो वहाँ पे झगड़ा होने की ज़्यादा चांस होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डरिंग तथा बॉर्डरिंग लाइन से क्या समझते हैं। किसी मौजा का जब अमीन नक्शा बनाते हैं उस समय उस मौजा से दूसरा मौजा का जो सीमाना अलग करता है उसे बाउंड्री कहा जाता है। जब उस बाउंड्री को नक्शा से दर्शाता है तथा उस बाउंड्री के बदले जो लाइन देते हैं उस लाइन को हम बॉर्डर लाइन कहते हैं, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पैमाना किसे कहते हैं, पैमाना। यहाँ पे देखिए पैमाना किसे कहते हैं, भारत सरकार से या भारत सरकार द्वारा जो मापी तैयार किया जाता है उसे पैमाना कहते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे भारत सरकार का दी हुई यहाँ पे पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है और 32 इंच बराबर 1 मील जो यहाँ पे आपका घनी आबादी क्षेत्र के लिए और 64 इंच बराबर 1 मील जो आपका मेट्रो सिटी के लिए निर्धारित की गई है। 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना में गांव देहात के लिए बनाया जाता है, यहाँ पे फिर से लिखी गई है। और 32 इंच बराबर 1 मील पैमाना है जो छोटा शहर या घनी आबादी क्षेत्र के लिए बनाया गया है तथा 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना मेट्रो सिटी या बड़े शहर के लिए बनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि
जरीब को तोड़कर कहाँ कहाँ चलाया जाता है? जरीब को तोड़कर कहाँ कहाँ चलाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जरीब को ऊंचे मकान या नदी नाला पैमाइश या मापी करते समय जरीब को तोड़कर चलाया जाता है, मतलब उसको माप किया जाता है। अमीन को अपने साथ नक्शा किस ढंग से, मतलब अमीन को अपने साथ नक्शा किस ढंग से रखना चाहिए? अमीन अगर नक्शा रखता है उसको रखना जरूरी है, और किस तरह से रखेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो अमीन को अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए नक्शा बड़ी ही सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए ना। उसे चाहिए कि उस नक्शा के नीचे कागज का टुकड़ा या पतला सूती का कपड़ा रख कर रखना चाहिए। उसके साथ ही साथ नक्शा को अधिक मोड़ने या सिकुड़ने से बचाना चाहिए। अमीन को यह ध्यान रखना चाहिए कभी भी भूलकर भी उस नक्शे पर किसी प्रकार की दाग नहीं लगाना चाहिए। दाग लगने पर सजा भी हो सकता है। यदि किसी कारणवश यहाँ पे किसी कारणवश दाग लग जाती है या लग जाए तो अमीन को चाहिए कि उस स्थान को घेर कर वहाँ पर छोटा सा हस्ताक्षर कर देना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर अपने ऊंचे पदाधिकारी के पास अपना जांचना हेतु आवेदन या सूचना देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। जंगल और पहाड़ के बीच आराम से अंत तक टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची रास्ते या खाई को घाटी कहते हैं। जैसे रांची से हजारीबाग की घाटी, केंझोर से झमरी तेलिया की घाटी, ये सब क्या है? घाटी है। या लक्ष्मण झूला की घाटी, ये सब होती है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है ये क्वेश्चन, यह ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? अमीन किसी भी सरजमीन या प्लॉट का पैमाइश करते समय, है ना, जब उसका नक्शा बनाते हैं तब वह नक्शा बनाते समय पेंसिल का ही उपयोग करते हैं। उसके बाद उस नक्शा को जांच हेतु अपने ऊंचे पदाधिकारी के कार्यालय में भेजते हैं, और वहां से उसकी जांच होकर तथा सही का प्रमाणता के साथ उस नक्शा को प्रारूपकार के साथ भेजा जाता है। प्रारूपकार जो उसको रूप दे देता है, और वहाँ उसे ब्लूप्रिंट या सही रंग रूप दे देता है, उसे ही ब्लूप्रिंट कहते हैं, यानी उसको एक रूप दे देना। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से देखेंगे। सर्वे करना क्यों जरूरी है? वैसे तो सर्वे क्यों जरूरी है, अगर ना करें तो क्या होगा, है ना, ये भी एक क्वेश्चन होती है। तो यहाँ पे देखिए सर्वे करना क्यों जरूरी पड़ा। तो रियायतों को जमीन का स्थायी बंदोबस्ती नहीं होने के कारण सरकार को लगान या कर्ज वसूल करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। जब सर्वे नहीं हुई थी उस टाइम यानी रियायतों या जमींदारों से टैक्स वसूलना काफ़ी मुश्किल होती थी। इस वजह से यहाँ पे सर्वे का शुरू होता है कि सरकार को यह पता नहीं चलता था कि इस ज़मीन की वसूल हुआ है या नहीं। मतलब एक आध गो होता था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते थे कि कौन सा ज़मीन का कितना ये लगान हम लोग वसूल किए हैं, तो उसको हिसाब नहीं मिलता था। दूसरा कारण यह भी था कि किसान या रियात अपने ज़मीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वे लोग जानते थे कि इस ज़मीन पर स्थायी हक नहीं है ना, और इन्हीं कारणों से वे लोग उस पर खर्च नहीं करना चाहते थे। उसके साथ ही साथ यह भी डर बसा हुआ था कि किसानों में कि यदि खर्च करके उसे ज़मीन उपजा बना दिया जाए और उपज अधिक हो तो लगान भी कहीं अधिक देना ना पड़े, है ना। इस वजह से भी वो लोग नहीं खर्च करना चाहते थे। इन्हीं कारणों की वजह से सरकार को सर्वे करना जरूरी पड़ा, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इसमें जानकारी भी बहुत अच्छी दी हुई है। उसमें देखिए यहाँ पे सर्वेक्षण का क्या प्रक्रिया है, सर्वेक्षण का क्या प्रक्रिया वर्णन करें। सर्वेक्षण का क्या प्रक्रिया है यहाँ पे,
देखिए, सर्वेक्षण का 3 प्रक्रिया होती है। किश्तवार खंड को ही हम लोग देख रहे हैं, या विषय वस्तु में हम लोग लिखे किश्तवार एक हम लोग का यहाँ पे भाग है, जो इसी को ही पढ़ रहे हैं। किश्तवार क्या है, तो पहला हम लोग का यहाँ पे प्रकार है सर्वेक्षण का किश्तवार सर्वेक्षण का पहला प्रक्रिया है। किश्तवार में किसी भी जमीन का मौजा या गांव का सर्वे करते हैं तो सबसे पहले उस गांव या मौजा की सरहद की पैमाइश या मापी करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए बॉर्डर की जानकारी प्रमुख किश्तवार किसान से ली जाती है। कहाँ पे वो बॉर्डर है, वो पुराने किसान या पुराने आदमी उस गांव के या उस ग्राम के आदमी से लिया जाता है कि कहाँ पे बॉर्डर है ना। अगर आमीन वहाँ पे पहली बार जाती है तो उनको तो नहीं पता है कि यहाँ पे कहाँ पे है, तो कहीं बॉर्डर सब उसका पत्थर सब हटा दिया जाता है, तो उनको कैसे पता चलेगा। इसीलिए वहाँ के जो प्रमुख आदमी होते हैं उनसे पूछा जाता है कि कहाँ पे है। उसके बाद मानचित्रों के भूमि के अनुरूप उसका नक्शा बनाया जाता है, क्योंकि भूमि संबंधित सारे विवरण आधार मानचित्रों में ही होता है। सेकेंड प्रक्रिया यहाँ पे आती है खानापुरी। किश्तवार पैमाइश हो जाने के बाद खानापुरी का काम चालू किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस हम लोगों का खानापुरी होती है। किश्तवार पैमाइश हो जाने के बाद खानापुरी का काम चालू किया जाता है। खानापुरी सर्वेक्षण का दूसरा चरण है। खानापुरी करते समय सर्वे अधिकारी के द्वारा दिए गए पुराने कागजात के आधार पर प्रत्येक खेतों का रेत का वंशावली का पूरा विवरण तैयार किया जाता है। वंशावली या वंशवृद्धि 1 से अंतिम खाते तक क्रमानुसार लिखा जाता है तथा खानापुरी के बाद दाहिना पृष्ठ से यहाँ पे खानापुरी के दाहिना पृष्ठ से वंशावली से यहाँ पे वंशावली से संबंधित यहाँ पे देखिए क्रय या विक्रय का विवरण लिखा जाता है। मान लीजिए कोई किसान अपना ज़मीन बेच रहा है ना, या खरीद रहा है कोई आदमी, तो उसका विवरण लिखा जाता है। यह ध्यान रखें कि जिस जमीन का या खेत का खानापुरी हो रहा है तो उसका ही जिक्र उस खाने में हो, ना कि दूसरे खाने में। खानापुरी सबसे पहले अमीन सर मानचित्रों के अंक डालते हैं, उसके बाद रैयतों से पूछकर उसका खेसरा या प्लॉट नंबर तथा खतियान में अपने खानापुरी करते समय मानचित्र में कभी कभी भूल कर काल्पनिक रेखा नहीं डालना चाहिए, है ना। प्लॉट नंबर तथा खतियान में अपना खानापुरी करते समय मानचित्र में कभी भी भूल कर काल्पनिक रेखा नहीं डालना चाहिए, अन्यथा वो लाइन समझी जाती है। उसके बाद हम लोगों का सेकेंड प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रकार है यहाँ पे दसदिक या बुझारक होती है। इसमें दसदिक मतलब 10 का दिशा, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ऊर्ध्व और अध, ये 10 दिशा होती है। तो संबंधित पैमाइश का अंतिम चरण 10 दिक ही है। इस 10 दिक में कौन सी जमीन किसकी है, कौन सा खेसरा नंबर किसका है, कौन सा खतियान किसका है, खानापुरी के खाते में इसका वंशावली किसका है, लिखा जाता है। इस जांच प्रक्रिया को ही 10 दिक या बुझारूप कहते हैं। यदि खानापुरी सर्वे करते समय सर्वे अधिकारी द्वारा किसी भी कारणवश रियायत का नाम, रकबा या खतियान में वंशावली लिखना छूट गया हो, या किसी दूसरे रियायतों का नाम चढ़ गया हो, या खाता नंबर छूट गया हो, तो 10 दिक के समय उसका सही प्रमाण को देखते समय उसे सुधार किया जाता है। अभी देखिए समय उसे सुधार किया जाता है या सुधार दिया जाता है, जिसे खेरबदल भी कहा जाता है। इस चीज़ को जो सुधार किया जाता है। उसके बाद देखिए मुस्तकिल किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ बनाया जाता है। मुस्तकिल वैसा चिन्ह जो गत सर्वे से आज तक नक्शा या सरजमीन पर 3 मोड़ या 4 मोड़ पर
एक आकार मिले उसे मुस्तकिल कहते हैं। जैसे 3 सिमानी, बम्बा या चंदा आदि। मुस्तकिल नदी के किनारे मुर्दा घाटी, पूर्ति भूमि, नदी नाला या बगीचा के किनारे नहीं बनाया जाता है। मुस्तकिल मंदिर और मस्जिद, पक्का कुआं, रेलवे लाइन, टेलीफोन का खंभा, पक्का तालाब, सिमानी पत्थर खंभा आदि में बनाए जाते हैं। वैसे स्थानों का पैमाइश ठीक ठीक से करना चाहिए। पैमाइश के समय रेलवे लाइन के साथ बॉर्डर लाइन के बीच लाल झंडा नहीं लगना चाहिए। ये सब काफ़ी ध्यानपूर्वक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर्वे में काम आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं? जिस तरह युद्ध के मैदान में एक सिपाही को अपने हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक कुशल अमीन को या सर्वेयर को सरजमीन की पैमाइश करते समय कुछ खास यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है जो निम्नलिखित है। पहला चीज़ है यहाँ पे जरीब यानी चैन, काफ़ी मापी में यूजफुल होती है। जमीन का पैमाइश में काम आने वाले जंजीर, यहाँ पे जंजीर है ना, जंजीर जो जरीब कहते हैं। इस जरीब में 100 कड़ियाँ लगी होती हैं, 100 कड़ियाँ लगी थी जो लोहे के छल्ले द्वारा आपस में जुड़ी रहती है और इस जरीब में कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है और इस जरीब में जरीब के प्रत्येक 10 कड़ी पर एक दांत की फुलियाँ लगी होती है। जैसे जैसे कड़ियों की बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे दांत में बढ़ोतरी होती है। 10 कड़ी पर एक दांत फुलियाँ होती है ना। 20 कड़ी पर 2 दांत फुलियाँ होती है। 30 कड़ी पर 3 दांत वाली फुलियाँ होती है। 40 कड़ी पर यहाँ पे 4 दांत वाली फुलियाँ होती है। उसके बाद 50 कड़ी पर एक पीतल की गोल दांत लगी होती है, फुलियाँ लगी होती है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो यह साबित करता है जो जरीब का आधा भाग हुआ। यहाँ पे 50 कड़ी पर एक पीतल की गोल दांत लगी रहती है, वो क्या होता है, वहाँ पे आधा भाग हुआ, चैन का आधा भाग हुआ। ठीक उसके दूसरी तरफ गोल पीतल की दूसरी तरफ से लेकर 10 कड़ी पर 4 दांत की फुलियाँ लगी रहती है ना। जैसे देखिए 10 कड़ी पर 4 दांत की फुलियाँ, 20 कड़ी पर 3 दांत की फुलियाँ, 30 कड़ी पर 2 दांत की फुलियाँ और 40 कड़ी पर 1 दांत की फुलियाँ होती हैं। पूरे जरीब की लंबाई 22 गज होती है या 44 हाथ या 66 फीट या 20 मीटर होती है ना। अगर गज की बात करें तो 22 गज होती है और हाथ में करेंगे तो यहाँ पे 44 हाथ होती है और 66 फीट में करेंगे तो 66 फीट होती है। और अगर मीटर की बात करें तो 20 मीटर होती है। तो जरीब 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे हमारे जरीब कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे साधारणपुरी, यहाँ पे साधारणपुरी जरीब, यह जरीब यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कितना होगा यहाँ पे 49.5 गज की होती है, आप कह सकते हैं। एक मतलब 49 सही 1/2 गज की होती है। यानी परुखावादी जरीब कितना, तो यह जरीब 52 सही 1/4 गज की होती है। उसके बाद फतेहपुरी जरीब, यह जरीब 44 गज की होती है। उसके बाद शाहजहानी जरीब क्या है, यह जरीब 55 गज की होती है। उसके बाद गंटरी जरीब कितना होती है, यह जरीब का नामकरण एक अंग्रेज महोदय पर किया गया है जिसका नाम गंटर, यहाँ पे गटर था ना, जिसका नाम गटर था। उसके बाद इन्होंने ही सर्वप्रथम यहाँ पे सर्वप्रथम इस भूभाग
इस भूभाग के ही पैमाइश यंत्र की आविष्कार किया, जिसके फलस्वरूप इस जरीब का नाम गंट्री जरीब पड़ा, है ना। और यहाँ पे देखिए, इस जरीब की लंबाई कम से कम कितना था, 22 गज होती थी। इस जरीब से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पैमाइश की गई है गंटरी जरीब से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या होती है, सूजा। सूजा इस तरह से, मतलब झंडा होती है, इस तरह साइन होती है, चिन्ह होती है। यह लोहे के छोड़ का हस्ताक्षर खूंटी है। अच्छा, जिसका बनावट ऊपर में गोला तथा नीचे में जमीन की ओर गड़ने के लिए नुकीली बनी होती है। लीडर जरीब को लेकर पैमाइश के दौरान सरजमीन पर प्रत्येक जरीब के बाद एक सूजा को गढ़ते जाता है। सूजा नहीं रहने पर बांस की कील या खूंटी से भी काम चलाया जाता है। ओके, उसके बाद गुनिया होती है। यह गुनिया सर्वे के अंतर्गत पैमाइश के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। यह एक ऐसा यंत्र या औजार है जिसके बिना किसी भी सरजमी या जमीन को नक्शे के माप निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब कभी भी किसी प्लॉट की मापी या माप निकालना हो तो इस गुनिया की आवश्यकता पड़ती है। इस गुनिया की लंबाई 2 इंच और चौड़ाई आधा इंच की होती है। यह हाथी की दांत या पीतल, कचकड़ा इत्यादि धातु का बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, हाथी की दांत, पीतल या कचकड़ा इत्यादि धातु का बना होता है। गुनिया के ऊपर तथा नीचे 10-10 खाने के बने होते हैं, जिसके ऊपर के भाग में एक छोटी दागी का माप 10-20 कड़ी की होती है तथा नीचे के भाग में 10 कड़ी की होती है। इस गुनिया में 10 जरीब तक की पैमाइश की जाती है। 10 जरीब ने 10 चैन तक की माप की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 कड़ी, मान लीजिए इधर है 10 कड़ी, इस साइड इधर है 20 कड़ी यहाँ का मार्क है, यहाँ पे 10 कड़ी का ये गनिया की चित्र है, इस तरह होती है। उसके बाद देखिए विकर्ण पैमाना। विकर्ण पैमाने डायगोनल स्केल भी यहाँ पे यूज होती है हमारे पैमाइश के दौरान। तो यदि पीतल, कचकड़ा, मतलब ये जो विकर्ण पैमाना है, यह पीतल, कचकड़ा इत्यादि धातु का बना होता है। यदि नहीं है, यह है ना, यह पीतल, कचकड़ा इत्यादि धातुओं का बना होता है। इसके यहाँ पे इसे जरीब की दूसरी आसानी से मापा जाता है। तो इससे या इस जरीब की धरी आसानी से मापा जाता है। ये यहाँ पे देखिए, विकर्ण पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसे किसी भी भूभाग की माप निकालने या रकबा निकालने में बहुत ही मदद करती है। डायगोनल स्केल भी एक सर्वे पैमाइश के अंतर्गत काम आने वाले यंत्रों में से एक है। एक प्रमुख क्या यंत्र या औजार है। यह यहाँ पे पीतल के डायगोनल स्केल की लंबाई कम से कम 6 इंच और चौड़ाई 4 इंच होती है। कचकड़े डायगोनल स्केल की लंबाई आपका 4 इंच और चौड़ाई 3 इंच होती है। और इस डायगोनल स्केल से कम 30 जरीब तक की पैमाइश की जा सकती। तो इस तरह की फिगर होती है, इस तरह की डायगोनल स्केल होती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए, एक चैन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 10 डिसमिल होती है और 10 चैन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई 1 एकड़ होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रकाल होती है, प्रकाल या डिवाइडर। उसके बाद ये एक हम लोग के पास ये भी एक औजार होती है पैमाइश के दौरान, प्रकाल यानी डिवाइडर। यह लोहा, पीतल आदि धातु का बना होता है। यह एक ऐसा औजार या यंत्र है जिसकी बनावट चिमटे की तरह होता है, जिसके आगे की भाग नुकीला होता है। ठीक उसी तरह यह यंत्र में
भी नुकीला होता है। इसको हाथ से घटाने या बढ़ाने के लिए इसके ऊपर के भाग में दबा हुआ होता है। तो फिगर इस तरह की होती है ये डिवाइडर। उसके बाद देखिए यह औजार दो प्रकार के होते हैं, पेंच वाली या रिपीट वाली, है ना। इसकी लंबाई कम से कम 3 इंच से 6 इंच तक होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पे कुदाल या कोड़ी। ये भी काफ़ी यूज होती है उस दौरान कि यह लोहे का बना होता है जिसे लकड़ी की बेंट लगी होती है। औजार यानी यहाँ पे कूटा गढ़ने के लिए काम में लगाया जाता है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट आती है टांग, यानी यह यंत्र एक औजार कचकड़ा का बना होता है। इसकी लंबाई 4 इंच तथा चौड़ी 3 इंच की होती है। इसके चारों तरफ यहाँ पे आधे इंच हंसिया होती है। इसमें एक खाना, एक जरीब लंबाई तथा एक जरीब चौड़ाई होता है। इसके एक रूम 10 डिसमिल के बराबर आती है। यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ा एरिया निकलती है तो 100 से गुना करके करेंगे तो यहाँ पे 10,000 होती है। इसको यहाँ पे 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10 डिसमिल इस तरह से होती है। ये जो यहाँ पे हंसिया आधा 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 आपको दिख रहा है, आधा इंच यहाँ पे है ना, आधा इंच। ये साइड में जितनी आपको खाली दिख रहा है ये आधा इंच की होती है। और ये जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाइन है ये आपका 100 कितना है 100 इंच करके है, ये भी 100 इंच करके है। तो ये कितना 10,000 होती है। 10,000 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो डिसमिल में चेंज करेंगे तो 10 डिसमिल होती है। एक बॉक्स, एक तो बॉक्स कितना का है 10 डिसमिल का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 330 स्केल यानी इंजीनियरिंग स्केल होती है। इसकी बनावट गुनिया की तरह ही होती है। इसके ऊपर या नीचे की 30-30 खाने बने होते हैं। इसके ऊपर के खाने की एक छोटी दागी की माप 20 कड़ी के बराबर होती है तथा नीचे दागी का 10 कड़ी के बराबर होती है। इस स्केल से 30 जरीब तक की पैमाइश की जाती है, मतलब 30 चैन तक की पैमाइश की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों के पास पटरी। यह एक लकड़ी की बनी होती है जिसकी लंबाई 12 इंच होती है। जिसके एक तरफ इंच तथा दूसरी तरफ सेंटीमीटर पैमाने की बने होती है। इसे भी सरजमी की पैमाइश करते समय काम में लगाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट झंडी। झंडी का यूज होती है, यह प्लास्टिक, कागज या रंग बिरंगी कपड़ों का बना होता है जिसकी लंबाई यहाँ पे लंबाई कड़ी के ऊपर भाग में बांधा होता है। अच्छा, और जब भी लीडर या अमीन किसी सरजमी या ज़मीन की पैमाइश करने उतरते हैं तो ये लेके चलते हैं और जहाँ चैन समाप्त होती है वहाँ पे क्या करता है गाड़ देता है। यहाँ पे देखे, और जैसे जैसे ही पैमाइश के दौरान एक जरीब समाप्त होता है तब वहाँ पर एक एक झंडी को गाड़ते जाता है। इसी तरह सारी पैमाइश के दौरान झंडी को गाड़ देते हैं और बाद में सारी झंडी को गिनती से उखाड़ कर उसका माप लेते हैं या लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे औजार हम लोग के पास आते हैं लट्ठा। यह 10 या 20 कड़ी लंबा बांस का बना होता है। इसे भी पैमाइश के काम में लाया जाता है। पहले अगर ये नहीं था ना, चैन वगैरह फीता नहीं था, उस टाइम वो लट्ठा से लोग माप करते थे, यानी बांस का एक लंबा डंडा होते थे। उसके बाद देखिए दिशा सूचक यंत्र नॉर्थ कंपास। अगर जहाँ पे भ्रमित है कोई मापी करने वाला अमीन तो उस वहाँ पे क्या करेगा, दिशा को पता करने के लिए यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र नॉर्थ कंपास का यूज करेंगे। इसे भ्रमित स्थान या अंधेरी रात में दिशा की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके भीतर एक तरफ एन का चिन्ह बना होता है जो यह दर्शाता है कि इस तरफ उत्तर दिशा है। ठीक उसके दूसरी तरफ एस लिखा रहता है, यह दर्शाता है कि उस तरफ दक्षिण दिशा है। जब भी उसे जमीन पर रखा जाता है तो उसके दिए वे कांटे जिस तरफ तीर का निशान बना होता है वह अपने आप एन की तरफ चला जाता है। इससे यह साबित हो जाता है कि दिशा उत्तर की ओर है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपास यानी नॉर्थ कंपास इस तरह की होती है। 100-150 रुपया में आपको मिल जाएगी मार्केट में। उसके बाद हमारे पास होती है कंघी। कंघी का भी इस्तेमाल होती है। यह पीतल या कचकड़ा या मोटे कागज़ का बना होता है और इसके ऊपर या नीचे छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिसमें धागा बांधने का काम किया जाता है। इसके एक धागे से दूसरे धागे की लंबाई कम से कम 1850 कड़ी होते हैं तथा फीट में कुछ होता है। यहाँ पे कैलकुलेट करके हम बाद में बताएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की कांगे होती हैं। यहाँ पे होल होती है, यहाँ पे होल होती है, नीचे ऊपर नीचे होती है। यहाँ पे आप यहाँ पे धागे को बांध सकते हैं ना। और यहाँ पे 16 इंच पर 1 माइल होती है ना। उसके बाद यहाँ पे राइट एंगल यहाँ पे होता है। राइट एंगल यह यंत्र या औजार पीतल, लोहा इत्यादि धातु का बना होता है। इस औजार के ऊपर में दोनों तरफ शीशा लगा रहता है जिसे झंडी देखने के काम में लगाया जाता है ना। इसको पकड़ने के लिए नीचे की ओर एक हैंडल बनाई जाती है तथा उसके नीचे एक छोटा सा छेद बनाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का होता है जिसमें साहुल लटकाने का काम आता है। इस तरह से देखिए राइट एंगल इस तरह का चित्र होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फीता हम लोगों का ये औजार होती है। फीता काफ़ी यूजफुल होती है अभी फिलहाल मॉडर्न युग में। तो ये यंत्र या औजार प्लास्टिक तथा टीन यहाँ पे टीन का बना होता है। इसे भी अमीन सरजमीन की पैमाइश के दौरान लाया जाता है। फीता की लंबाई 1 फीट के से लेकर 100 फीट तक की होती है। फीता की पैमाइश दोनों तरफ से होता है। एक तरफ सेंटीमीटर से बना होता है, दूसरी तरफ मीटर फीट में होता है। किसी भी सरजमीन की पैमाइश के काम में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स इतना ही आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। काफ़ी लेंदी हो जा रही हुई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।